फ्रेम में जो आप कार देख रहे हैं वो है टोयोटा की हाई क्रॉस मारुति वर्जन, मारुति सुजुकी इन्विक्टो। तो साइड एंगल से आपको देखने पर कहीं से भी ये पता नहीं चलेगा कि ये हाई क्रॉस है या इन्विक्टो, इसीलिए मैंने शुरू किया कि ये है टोयोटा हाई क्रॉस की मारुति वर्जन। ये गाड़ी जो है पूरी की पूरी टोयोटा ने बनाई है। एक एक चीज़ इंजीनियरिंग से लेकर पार्ट से लेकर हर चीज़ टेक्नोलॉजी तक सब कुछ टोयोटा की है। यहाँ पे सिर्फ बैजिंग जो है वो मारुति सुजुकी ने लगा दी है। 2016 में टोयोटा और मारुति सुजुकी का एक एग्रीमेंट हुआ जहाँ पर दोनों ब्रांड्स ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर के कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे, डेवलप करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। 2019 आते आते ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, जहाँ पर टोयोटा ने मारुति की कार्स को ही बैच करके अब मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। और वो दो कार्स थी मारुति सुजुकी की बलेनो और ब्रेजा, जो कि उन्होंने ग्लेंजा और अर्बन क्रूजर के नाम से लॉन्च की। उसके बाद एक्चुअल में जो इस एग्रीमेंट की फॉर्म जो निकल के आई वो आई 2022 में, जब टोयोटा की तरफ से हाई राइडर और मारुति सुजुकी की तरफ से ग्रैंड विटारा। तो ये एक पहला ऐसा प्रोडक्ट था इन दोनों ब्रांड्स की तरफ से जहां पर कंबाइंड इंजीनियरिंग यूज़ की गई थी। कुछ पार्ट्स टोयोटा के थे, कुछ पार्ट्स मारुति सुजुकी के थे। उसके बाद कहानी आती है एक बड़ी गाड़ी की, जहाँ पर मारुति सुजुकी के पास कोई भी ऐसी बड़ी व्हीकल नहीं था जो मार्केट में MPV में वो लॉन्च कर सके। हालांकि एक्सेल 6 ज़रूर थी, लेकिन एक्सेल 6 भी जो है वो उस सेगमेंट को टच नहीं कर पा रही थी। इसलिए मारुति सुजुकी ने टोयोटा से कार ली है हाई क्रॉस और उसको रीब्रांड करके नाम दिया है इन्विक्टो। मारुति सुजुकी आज भी नंबर 1 है, लेकिन वो उन वेरिएंट्स में जहाँ पर 10 लाख से नीचे की कार्स आती हैं, जिसमें बहुत सारी कार्स हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब उन कार्स को जानते हैं। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी, ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास की गाड़ी को मारुति सुजुकी की कोई क्यों लेना चाहेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाई क्रॉस किन्हें लेनी चाहिए, हाई क्रॉस को छोड़ करके इन्विक्टो क्यों लेनी चाहिए, क्या फ़र्क है इन दोनों कार्स में, इस वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस मस्कुलर से दिखने वाली MPV में बात करें तो कंपनी ने जब इसको लॉन्च किया, चाहे वो हम हाई क्रॉस की बात करें चाहे वो इन्विक्टो की बात करें, तो उन्होंने इसको पूरी जो शेप अब देने की कोशिश की है वो एक SUV की शेप देने की कोशिश की है। अब आप जिसको अगर सामने से देखेंगे तो प्रॉपर एक कार लगती है, आपको कहीं भी MPV नहीं लगती है और अच्छी खासी SUV वाली फील देती है। फ्रंट प्रोफाइल में आपको मैश ग्रिल मिलेगी, सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिलेगा। हाई क्रॉस आपने देखी है तो आपको इन्विक्टो का डिजाइन में डेफिनेटली फर्क पता चलेगा। मुझे पर्सनली मारुति का डिजाइन जो है वो ज्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू हाई क्रॉस। इनकी जो LED लाइट्स हैं, जो इन्होंने ग्रैंड विटारा वाली डिजाइनिंग जो चूज की है, जिसमें आपको 3 LED DRLs मिलते थे और यहाँ पर हेडलैम्प लो बीम और हाई बीम मिल जाते हैं। और सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स इन्विक्टो में मिलेंगे, जीटा प्लस और अल्फा प्लस। जीटा प्लस में अगेन 2 ऑप्शंस हैं, 7 सीटर और 8 सीटर। ये वाला जो वेरिएंट हम चला रहे हैं ये है जीटा प्लस विद 7 सीटर, यानी कि कैप्टन सीट्स के साथ। बहुत सी चीज़ें जो हैं जीटा प्लस में और अल्फा प्लस में डिफरेंस है। अगेन प्राइस में भी एक डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो 24,75,000 के आसपास की इसकी एक्स शोरूम रहती है जीटा प्लस की, और जो अगर जीटा प्लस में आप कैप्टन सीट देखते हैं तो अगेन 8 से 10,000 का फर्क है और 4 लाख के डिफरेंस में आपको अल्फा प्लस वेरिएंट मिलता है। ये एक्स शोरूम बता रहा हूँ। प्लस अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं हाई क्रॉस से, तो हाई क्रॉस में भी आपको 1 लाख से लेकर 1.25 लाख के आसपास का डिफरेंस हर वेरिएंट दोनों में देखने को मिलेगा। जो 30 लाख वो क्रॉस कर जाता है, ये आपको ऑन रोड पड़ती है ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास, और अल्फा प्लस जो है वो 34 के आसपास पड़ता है। फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक एक फीचर आपको हम आराम से बताएंगे। ये इसके आपके इंडिकेटर है, फॉग लैंप्स की जगह आपको मिसिंग मिलेगी। फॉग लैंप्स आपको हाई क्रॉस में मिलते हैं, इसमें नहीं आएंगे। हाई क्रॉस में आपको यहाँ पर एडास का रडार मिल जाता है, सेंसर मिल जाता है। इन्विक्टो में एडास का फीचर आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। जीटा प्लस और अल्फा प्लस में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपको फ्रंट कैमरा भी जीटा प्लस में देखने को नहीं मिलेगा। अल्फा प्लस में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसमें सिर्फ आपको रियर कैमरा मिलता है। अब टायर्स की प्रोफाइल जो आपको यहाँ पर मिलती है वो मिलती है 215/60R17, जबकि हाई क्रॉस में आपको 18 इंचज़ के टायर मिलते हैं। अब देने को मारुति सुजुकी भी 18 इंचज़ के टायर्स दे सकती थी, डेफिनेटली दे सकती थी, लेकिन अगेन एक कॉस्ट कटिंग है जिसमें आपको 17 इंचज़ के टायर मिलेंगे। 18 इंचज़ में टायर की प्रोफाइल थोड़ी कम हो जाती है और लो प्रोफाइल हो जाते हैं, और इसमें जो है टायर की प्रोफाइल थोड़ी बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप इसको किसी भी तरह के पॉट होल से निकालते हैं, गड्ढों से निकालते हैं या ख़राब रोड से निकालते हैं, तो आपको अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, आपको अंदर वो गड्ढे कम फील होंगे एज़ कम्पेयर टू 18 इंचज़। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टच सेंसर नहीं मिलेगा। अगेन आप जब गाड़ी के पास आते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ जो लॉक अनलॉक का फीचर है वो आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगा। एक और खास चीज़ जिसमें मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा वो ये है, इसका आप रियर डोर देखिए। इसका रियर डोर कितना बड़ा है, मतलब अच्छा खासा बड़ा डोर है यार। आप अगर इसको दोनों डोर दिखा पाएँ तो आगे वाले डोर से भी बड़ा डोर पीछे वाला डोर है, और उसकी जो ओपनिंग है उसका ओपनिंग एंगल भी इतना अच्छा है
कि आराम से आप इनग्रेस आउटग्रेस जो है उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप बैठ पाएंगे और आराम से उतर पाएंगे। अच्छा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 185 mm की है। तो आपको अगेन उस पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत नहीं है जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं कि आपको जहाँ ले जाना चाहिए कि नहीं। 185 डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और ये आपको एक जगह और बेनिफिट करेगी कि आपको उतरने चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोगों का एक डाउट ये है कि क्योंकि ये मारुति की बैजिंग है इसमें, तो क्या ये कार उतनी सेफ़ है? क्योंकि जहाँ पर मारुति की बैजिंग आ जाती है वहाँ लोगों के माइंड जो है वो उस पॉइंट पे चले जाते हैं कि यार सेफ्टी पर्पज़ से वो कार उतनी सेफ़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी टोयोटा मैन्युफैक्चर्ड है और टोयोटा की कार्स में सेफ्टी को लेके कोई इशू कभी भी नहीं रहता है। तो इस गाड़ी में भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और चीज़ बता देता हूँ, सेम असेंबली लाइन पे सेम प्लांट में ये दोनों गाड़ियाँ बन रही हैं। एक ही असेंबली लाइन है जहाँ पर एक टाइम पे एक गाड़ी टोयोटा की निकलती है, एक गाड़ी मारुति इन्विक्टो की निकलती है। वो रेशो क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सेम असेंबली लाइन से ही गाड़ियां निकल रही हैं और उसमें ही डिफरेंशिएट हो रहा है। कोई अलग असेंबली लाइन या अलग प्लांट नहीं है इन गाड़ियों का, सेम ही है। अब रियर प्रोफाइल में आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा, रियर वाइपर तो मिल रहा है, डिफॉगर नहीं मिल रहा है। स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना भी मिल रहा है। बाकी बैजिंग इन्विक्टो की, सुजुकी हाइब्रिड बैजिंग आपको पूरी मिल रही है, जो मारुति की नेक्सा की कार्स में रहता है। अब क्योंकि ये प्योर हाइब्रिड वेरिएंट है, 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड ओनली वेरिएंट ही आपको मारुति सुजुकी इन्विक्टो में मिलेगा। सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट आपको मारुति सुजुकी नेक्सा की जो इन्विक्टो है उसमें नहीं मिलेगा। आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं, लेकिन इंडिकेटर और जो रिवर्स लाइट्स हैं वो दोनों आपको हैलोजन में मिलेंगी। अगेन एक कॉस्ट कटिंग, क्योंकि कंप्लीट एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बूट की बात कर लेते हैं। अब इसका बूट टेलगेट जो है, जीटा प्लस और अल्फा प्लस में एक डिफरेंस और आ जाता है कि अल्फा प्लस में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, जीटा प्लस में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाला मिलेगा। स्पेस की बात करें तो एक बड़ा बैगेज या फिर 2 आपके कैबिन जो लगेज है वो इसमें आराम से आ सकते हैं। प्लस अगर आप इसको आगे मूव कर देते हैं, तो उसके बाद आप स्पेस देख सकते हैं कि फिर तो ऑलमोस्ट 500 प्लस 600 प्लस लीटर की आपको स्पेस इसमें मिल जाती है। एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगी कि 50-50 स्प्लिट है, पर अगर आपके पास सिर्फ 2 रो ही ओपन करने की ज़रूरत है, यानी कि आप 4 लोग जा रहे हैं, तो आप आराम से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आगे वाली सीट जो है वो आगे हो जाएगी, तो ये पूरा एक फ्लैट बेड बन जाएगा जहाँ पे आप कितना भी अनलिमिटेड स्पेस जो है वो आपके लिए बन जाता है, कितना भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगा कि क्रोम की जो यूसेज है वो ठीक ठाक है। रेयर में क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फ्रंट में क्रोम जो है वो काफ़ी अच्छा मात्रा में यूज़ किया गया है। तो और दोनों ही गाड़ियों में है, चाहे आप हाई क्रॉस देख लीजिए, चाहे इन्विक्टो देख लीजिए, अलग अलग जगह पे है। यहाँ पर जहाँ क्रोम है वो वहाँ नहीं मिलेगा, जो वहाँ पे क्रोम है वो यहाँ नहीं मिलेगा, बट यूज़ काफ़ी किया गया। वो अगेन सब्जेक्टिव है, कई लोगों को क्रोम पसंद आता है और कई लोगों को क्रोम जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो इसकी इंटीरियर में अगर हम बात करें तो मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अभी हम लोग जब अंदर बैठे हैं तो इस टाइम इंजन स्टार्ट है, तो ब्लोअर को हमने सबसे कम में सेट कर दिया है और अब आप सुन सकते हैं कि इसकी कोई साउंड अंदर नहीं आ रही, लेकिन इंजन ऑन है। इंटीरियर की बात करते हैं, मैं सब जल्दी से आपको इंटीरियर भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है एज कम्पेयर टू हाई क्रॉस में आपके पास ऑप्शन रहती है आपको ब्राउन लेदर पोल्स्ट्री में यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है। जहाँ पे सॉफ्ट टचेज रहते हैं वहाँ पे आपको ब्राउन मिलता है, लेकिन इन्विक्टो में आपको ऑल ब्लैक मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और नया एलिमेंट आपको दिखेगा, वो है शैम्पेन गोल्ड। ये शैम्पेन गोल्ड की आपको जो है आउटलाइनिंग मिल जाएगी अक्रॉस दी कार, चाहे वो आपका सेंटर कंसोल हो या फिर आपकी आगे एसी वेंट्स वाली जगह हो, डोर्स पे हो, बहुत जगह पे आपको एक शैम्पेन गोल्ड देखने को मिलेगा, जो कि डिसेंट लग रहा है, कोई आंखों में चुभ नहीं रहा है। दूसरी चीज़, जब सनलाइट पड़ती है तो भी ये बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी लाइट उस पर रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि वो शाइन करता है और आपकी आंखों में अटकता है। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक मिलता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे थोड़ी अच्छी लगी वो है आपके पैडल शिफ्टर्स। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप मैनुअल पे चलाते हैं इसको, यहाँ पे मैनुअल कर देते हैं, तो आप फिर पैडल शिफ्टर से भी खेल सकते हैं। लेकिन मुझे पैडल शिफ्टर से खेलने का कोई शौक नहीं है, मैं उसको जो है ऑटोमेटिक में, गाड़ी को ऑटोमेटिक में ही चलाना पसंद करता हूँ। कार स्टार्ट होती है वो अगर आपकी बैटरी चार्ज्ड है ठीक ठाक, तो वो ईवी मोड पे स्टार्ट होती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे ये ईवी मोड पे है। सबसे पहले आपको मैं इसका ड्राइव मोड दिखा देता हूँ। ये इसका पावर मोड है, इको मोड है और ये इसका नॉर्मल मोड है। तो जब आप मोड चेंज करते हैं तो इसमें कलर चेंज होते हैं। दूसरा, सेंटर कंसोल में एक बार मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक ईवी मोड है, ईवी स्पेसिफिक मोड। जब आप उसको ईवी मोड पे प्रेस करते हैं तो वो ईवी मोड में चलती है, लेकिन अभी दिखा रहा है हाइब्रिड बैटरी लो। आप MID में देख सकते हैं हाइब्रिड बैटरी लो दिखा रहा है, और अपने हिसाब से वो उसको मोड को चेंज करता रहता है। जब उसको लगता है कि सफिशिएंटली बैटरी जो है वो चार्ज है, तो वो उस टाइम पे इसको ईवी मोड पे खुद ही ले जाता है।
सो जब इसको चलाने के टाइम पे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा चलाने में। डेफिनेटली जो लोग इनोवा चला चुके हैं, और हमने तो ऐसे कुछ कई लोगों को ऐसा देखा है जो 10-10 साल इनोवा चलाने के बाद वापस से जो है इनोवा की टोयोटा की हाई क्रॉस उठा के लिया है, बिकॉज इनोवा इतनी कंफर्टेबल कार है, चाहे आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो, चाहे आपको सिटी में चलानी हो, लोगों ने उसको इतना पसंद किया और इसी वजह से वापस टोयोटा ने जो है इनोवा हाई क्रॉस के नाम से निकाली है। लेकिन अब इसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है और ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। मैं ये कहूँगा कि पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है चलाने में भी, और इनफैक्ट अगर आप इसको सेकंड रेयर सीट में एक्सपीरियंस करते हैं, पीछे बैठते हैं, वहाँ पे भी कि ड्राइव की अगर हम बात करें, एक तो बहुत शांत इंजन है, जैसे मैंने पहले बताया। ECVT इसका ट्रांसमिशन आता है जो ऑब्वियसली टोयोटा का हाई क्रॉस में आता है। उस ECVT की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब वो क्या है, अब आप जिसको इस गाड़ी को जब चलाएंगे तो आपको फील होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि पर्टिकुलरली इस ट्रांसमिशन को पसंद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रेव करें। आप इसको प्यार से चलाएंगे, आराम से चलाएंगे, अच्छी माइलेज भी देगा, बेटर राइड क्वालिटी भी देगा, कंफर्ट भी देगा, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देगा ड्राइव करते हुए का। आपको अगर पसंद है थोड़ा सा एक्सेलरेट करके चलना या रेव करके चलना, वहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। इंजन आपको सपोर्ट पूरा करेगा, बट आपकी एक साउंड इंक्रीज हो जाएगी। आपको खुद ही फील होगा कि यार इसको थोड़ा सा आराम से प्यार से ही चलाएं। तो जैसे हमने आपको हेक्टर में बताया था, हेक्टर में भी यही सेम सीन था कि जब आप कार को चलाते हैं उसमें भी आपको CVT वेरिएंट आता है, जहां आप थोड़ा सा ज़्यादा रेव करेंगे वहां पर आपको दिक्कत थोड़ी रहेगी। इसके अलावा ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको सामने की जो विजिबिलिटी है अपने विंडशील्ड से वो पूरी आती है, आपको बोनट के जो क्रॉस लाइन्स हैं वो पूरी विजिबल होती हैं। अल्फ़ा प्लस में आपको जो है 8 वे इलेक्ट्रिक मिलता है, जबकि जीटा प्लस में ये मैनुअल है। तो यहाँ पर आपको कोई जो रिक्लाइनिंग है या हाइट की एडजस्टमेंट है वो आपको मैनुअल लीवर से ही मिलेगी। सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल में आपके बटन्स जो हैं वो बहुत ईजी टू यूज़ है, काफ़ी आपको आपके जो हाथ के काफ़ी इजी उस पर है, मतलब रीच पर हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा जा कर के नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ जो दूसरा आपको जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको फील होता है कि सेंटर कंसोल में जो गियर की पोजीशन, जो आपकी नॉब की पोजीशन है, वो थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, यार यहाँ पर रखा है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी चेंज करने के टाइम पे। दूसरा ये ऑटोमेटिक है, बहुत ज़्यादा आपको शिफ्टिंग तो करनी नहीं होती है, लेकिन जब भी करनी है आर्मरेस्ट पे आपका हाथ रहेगा तो आपका जो रीच है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी बटन्स आपको सारे मिलते हैं। आपको इलेक्ट्रिक जो है पार्किंग यहाँ पे मिल जाती है, होल्ड हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, EV मोड मिल जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का फीचर मिल जाता है। एक चीज़ जो थोड़ी सी यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो टोयोटा दे रही है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना वाइब्रेंट कलर्स के साथ नहीं है, उसका UI उतना ईजी टू यूज़ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मारुति अपना 9 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम जो वो ग्रैंड विटारा में या नई वाली ब्रेजा में दे रहे हैं वो रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। जो कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की बात करें तो वो आपको वायर्ड मिलता है, वो आपको वायरलेस नहीं मिलता है इसमें। अगेन आगे की डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे सारा सॉफ्ट टच मिलता है, जो ऑल ब्लैक मैंने बताया कि ऑल ब्लैक आपका रहेगा, वो सारा आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह मिल जाएगी। जब आप एक 30 लाख रुपीज़ के आसपास किसी भी कार में खर्च करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर मिले। अगर मैं बात करूँ इसकी हेक्टर से, तो हेक्टर की प्राइसिंग इससे कम है, लेकिन इसकी प्रीमियमनेस की बात करें तो वो इससे ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलेगी। डेफिनेटली इंजन में फ़र्क है, वहाँ पे आपको 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है। हाइब्रिड की आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, वहाँ पर हाइब्रिड की किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन प्रीमियमनेस की अगर हम सिर्फ एक बात करें तो प्रीमियमनेस आपको हेक्टर में इससे कई गुना ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस करेंगे चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको मिस रहेंगी। ओवरऑल ड्राइव इसका काफ़ी कंफर्ट है, चलने में बहुत ज़बरदस्त है, कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, आपकी सिटी में, हाईवे में, अब डेफिनेटली टोयोटा ने इसका जो है वो चेंज कर दिया, बट कंफर्ट के मामले में, ड्राइविंग के मामले में बहुत बहुत सही है। इसकी हैंडलिंग जो है गाड़ी की बहुत अच्छी है। आप हाई स्पीड में 100-120 भी चलाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतनी हाई स्पीड चला रहे हैं। दूसरा, बॉडी रोल ज़रूर रहेगा। अगर आप अब ऑब्वियसली इसके जो सस्पेंशन हैं, सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्टर साइड रखा गया है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। अगेन उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो ये है, आपको कंफर्ट देना। कंपनी आपको कंफर्ट देना चाहती है, इसीलिए उनकी जो सारी चीज़ें रहती हैं वो उसी तरह से रहती हैं कि आपकी कंफर्ट भी रहे और जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ड्राइविंग के जो एस्थेटिक्स हैं वो भी चेंज ना हो। जैसे अब यहाँ पे लाइटिंग की बात करें, हम अगर इन लाइटिंग्स की बात करें, आप देख लीजिए जो अक्रॉस दी कार आपको लाइटिंग मिलती है, आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं, वो भी येलो वाले, राइट, आपको वाइट नहीं आते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको
जो इल्यूमिनेशन है, जो साइड बटन्स है, डोर के बटन्स है, वहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन जो है वो नहीं मिलेगा। कई बार रात के टाइम में ढूंढना पड़ेगा कि बटन्स की जहाँ पे पोजीशनिंग कहाँ पर है। आपका आइडिया हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट येस वो सारी चीज़ें जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस वेरिएंट में। ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, यानी कि फ्रंट का आपका जो है क्लाइमेट कंट्रोल अलग है, पीछे रेयर सीट्स में आपको क्लाइमेट कंट्रोल का जो है वो कंट्रोल्स यहाँ पे रेयर में अलग मिल जाते हैं। दूसरा, जो इसके एसी वेंट्स हैं वो आपको टॉप में मिलेंगे, वो आपके ऊपर जहाँ पे इनोवा के जगह पे आपको सेंटर में मिलते थे वो आपको सेंटर में नहीं हो करके आपके साइड में मिलेंगे। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमने कर लिया बेसिक। हम लोग वैसे इस गाड़ी को काफ़ी चला चुके हैं। इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स के ऊपर तो क्वेश्चन करना किसी भी तरह से मतलब बनता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इस गाड़ी को कई सालों से जानते हैं। हालांकि इसके जो है वो प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया है, बट कंफर्ट जो है वो इंक्रीज़ ही हुआ है। कंफर्ट में किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन अब इसकी सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी में आपको क्या क्या मिलता है। जीटा प्लस और अल्फा प्लस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अल्फा प्लस में मिलती हैं लेकिन जीटा प्लस में नहीं आती हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। 6 एयर बैग्स जो है वो स्टैंडर्ड है, आप चाहे जीटा प्लस लेते हैं चाहे आप अल्फा प्लस लेते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल अगेन आपको दोनों में मिलता है। हिल स्टेबिलिटी असिस्ट मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें नहीं मिलेगा। टीपीएमएस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल डिस्क ब्रेक चारों मिलेंगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको मिलेगा, और एडास आपको इसमें इन्विक्टो के किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। एक फीचर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो जीटा प्लस में नहीं आता है और अल्फा प्लस में आपको मिलेगा, वो है इसका वेलकम फीचर, यानी कि जब आप कार को ओपन करते हैं या बैठते हैं तो सीट अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है। और दूसरा, यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाता है जो आपको अगेन जीटा प्लस में नहीं मिलेगा, और अल्फा प्लस में आपको वो फीचर देखने को मिल जाएगा। ये दो चीज़ें और हैं जो हम बताना भूल गए थे। इसकी सेकंड जो रियर सीट है उसके भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कैप्टन सीट आती है। स्पेस आपको अच्छा खासा स्पेस इसमें देखने को मिलता है। आप जो आगे वाली सीट है वो मेरे ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, और यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं, मतलब इतना एम्पल स्पेस आपको यहाँ मिलता है। अभी जो ये वाली सीट है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ हमने शिफ्ट की हुई है। इसको मैं चाहूँ तो आगे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, इसके लीवर को पुश करके मैं इसको आगे एडजस्ट कर सकता हूँ, प्लस मैं इसको इंक्लाइन भी कर सकता हूँ। तो रिक्लाइनिंग आपको सीट्स मिल जाती हैं। अगर आप पीछे आराम से बैठ के जाना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबली इसको अपने अकॉर्डिंगली रिक्लाइन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। जब आप इसको आगे करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि थर्ड रो वाले के लिए स्पेस और बढ़ जाता है, यानी कि थर्ड रो पे भी एक इंसान जो है पीछे बैठा है उसको भी ठीक ठाक लेग स्पेस मिल जाएगा। एक कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में एक एक्स्ट्रा फीचर जो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा वो है आपको मैनुअल जो है सन ब्लाइंडिंग्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो आपने इसको जब आगे पुश किया तो वहाँ पे आराम से फिर आप थर्ड रो में एंटर कर जाएंगे। अब मैं इस टाइम पे थर्ड रो में हूँ, और थर्ड रो में आपको यहाँ पर अगेन जब अगर इसको मैं पीछे कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा पीछे और आ जाएगी, तो स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। यानी कि यहाँ तक भी अगर थर्ड रो आ जाती है तो स्पेस ठीक ठाक मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाएगा। अब हेडरेस्ट के होने से क्या है कि थोड़ा सा आपका कंफर्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और ये दोनों तरफ है। और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पर कुछ लगा के चार्जिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और एक चीज़ तो थोड़ी सी और मिलेगी, यहाँ पर कप होल्डर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए है तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो पीछे आने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सीट्स को आगे करके आना पड़ेगा, आप बीच में से भी निकल कर आ सकते हैं। अगर आप उतने हेल्दी नहीं है कि ना निकल पाएँ तो आप आराम से पीछे सेंटर से भी पीछे, यानी कि बच्चे वगैरह जो है वो पीछे यहाँ से आ सकते हैं। और लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलेगा जो ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जीटा में नहीं मिलती हैं और अल्फा में मिलती हैं, उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं। 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है, यहाँ पे आपको 9 इंचज़ का मिलता है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हम लोग इतने डार्क में भी शूट कर रहे हैं। 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा इसकी लास्ट में कंक्लूड करते हुए, वारंटी, प्राइसिंग, इसकी पावर, माइलेज। स्टार्ट करते हैं इसकी पावर से। 2 लीटर का जो पेट्रोल हाइब्रिड ओनली वेरिएंट है ये 184 bhp की पावर जनरेट करता है, जिसमें 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। प्राइसिंग की बात करें तो 24,75,000 के आसपास आपको एक्स शोरूम पड़ता है जीटा प्लस, और 4 लाख ऐड करके आपको पड़ता है तकरीबन अल्फा प्लस का वेरिएंट, जो आपको 34 ऑन रोड पड़ जाता है। और ये गाड़ी आपको जीटा प्लस जो है वो 30 लाख के आसपास पड़ जाती है। वारंटी की बात करते हैं, वारंटी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हाई क्रॉस और इन्विक्टो के बीच में। मारुति सुजुकी जो आपको वारंटी देती है वो देती है 2 साल और 40,000 किलोमीटर, जो बेसिकली उनकी सारी कार्स में रहता है। लेकिन टोयोटा आपको देती है 1 लाख किलोमीटर, 3 साल की वारंटी।
अब डेफिनेटली आप फ़र्क देख सकते हैं कि टोयोटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू मारुति, और उसके अलावा उनको अपने प्रोडक्ट पे भी कितना जो है वो यकीन है। हालांकि प्रोडक्ट वही है, चाहे वो मारुति में जाए चाहे वो टोयोटा में जाए, लेकिन 40,000 की आपको वारंटी मिलेगी सिर्फ अगर आप मारुति के लिए जाते हैं। अब लास्ट में इसकी बताते हैं माइलेज क्या रहती है। हमने जो नोटिस किया है इसकी माइलेज, अगर आप हल्के पैर से चलाते हैं, सॉफ्ट पेडल ड्राइव करते हैं, तो सिटी में आपको तकरीबन 12 से 14 के आसपास की सिटी में आपको माइलेज मिल जाएगी, और 16 से लेकर 18 के बीच में आपको हाईवे पे माइलेज मिल जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा भी क्लेम किया, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव। जिस तरह से हम लोग ड्राइव करते हैं, हम ये मानते हैं कि इसकी जो माइलेज है वो आपको 10 से 12 ऑन इन सिटी और 16 से 18 आपको हाईवे पे मिल जाएगी, विच इज़ गुड। यहाँ पे 2 लीटर के इंजन के लिए, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अगर आप ये माइलेज निकाल पा रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अब लास्ट में ये अगर हम कंक्लूड करें तो ये गाड़ी किनको लेनी चाहिए और किनको हाई क्रॉस के लिए जाना चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको वेट है 1 साल का, क्योंकि टोयोटा हाई क्रॉस का, इनोवा हाई क्रॉस की जो वेटिंग पीरियड है वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के आसपास है, और कुछ वेरिएंट्स की तो बुकिंग भी उन्होंने लेनी बंद कर दी है। तो अगर आपके पास वेट नहीं कर सकते आप, तो मारुति सुजुकी इन्विक्टो के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। प्राइस वाइज भी थोड़ा सा कम रहेगा और कुछ फीचर्स वाइज भी कम रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर वो सारे फीचर्स जो इसमें कम है वो उनको वैसे भी नहीं चाहिए थे और वो मारुति सुजुकी के साथ जाने में उनको कोई हर्ज नहीं है, तो इन्विक्टो विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू, बिकॉज ये आपको कंपेरेटिवली आसानी से और जल्दी मिल जाएगी अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं है तो। अदरवाइज़ आप हाई क्रॉस भी निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आपका सोर्स नहीं है तो हाई क्रॉस के लिए आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल का वेट आपका रहेगा। उस केस में मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन्विक्टो के लिए जाएँ, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी जो है अगेन टोयोटा की बनाई हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी तरह का। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हमने इसमें बेसिकली ज़्यादा जो एम्फसाइज करके बात की है वो ये है कि जीटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको टॉप मॉडल में सारे फीचर्स बता दिए जाते हैं कि आपको इन्विक्टो में क्या मिलता है, लेकिन जीटा प्लस में क्या वेरिएंट्स आते हैं, क्या फीचर्स आते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चला। दूसरा, इनोवा हाई क्रॉस और इन्विक्टो, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है फीचर्स वाइज और प्राइस वाइज, वो भी हमने आपको साथ साथ बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।